Hello students, today we are going to discuss about the concept of export-import procedure and documentation. This subject is related with the export-import documentation and procedure methods and various aspects of documentation related with import and export of goods and services in all across the world. This syllabus is related with BCom Honors 3rd year, semester 5th. In this syllabus we will discuss about all the 4 units as these are already given here. यूनिट नंबर 1 जिसमें कि हम लोग इंट्रोडक्शन इन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड डायरेक्शन एंड कंपोजिशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्लानिंग, एडाप्टेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे. वी विल आल्सो टॉक अबाउट इनकोटर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. यूनिट 2 में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है एक्सपोर्ट कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग, यानी एक्सपोर्ट के ड्यूरेशन में क्या क्या कॉस्ट आती है और कितनी उसकी प्राइसिंग होती है, इसके बारे में बात करेंगे. वी विल आल्सो टॉक अबाउट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड मेथड्स एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट्स लाइक प्री शिपमेंट फाइनेंस एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस एंड द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस. इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस यूज़ होंगे, क्या क्या पॉइंट्स यूज़ किए जाएंगे और किस तरीके से ये प्रोसेस होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट aspect we will discuss about ECGC. It means Export Credit Guarantee Corporation of India. ये कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे. हम लोग कार्गो इंश्योरेंस और टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में भी चर्चा करेंगे. अगली यूनिट नंबर 3 जिसमें कि हम लोग बात करेंगे सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम क्लियरेंस रेगुलेशन. मीन्स जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के समय किस तरीके से गुड्स को जो है शिपिंग के थ्रू दूसरी कंट्री में ले जाया जाता है, उसमें सेंट्रल एक्साइज का क्या रोल होता है और किस तरीके से कस्टम क्लियरेंस मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होते हैं इस प्रोसेस में. इसके अलावा हम कंटेनराइजेशन के बारे में बात करेंगे. कंटेनर कंटेनिंग प्रोसेस ये होती है कि जिसके थ्रू गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री से कंट्री के लिए शिप किया जाता है, उस प्रोसेस में बात करेंगे. यहाँ पर जो है कॉन्कर मीन्स इसको हम कह सकते हैं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है भारत की जो कंटेनर्स के थ्रू गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में हेल्प करती है. इसके बारे में भी बात करेंगे. इसके अलावा यूनिट 4 में हम जो है डिस्कशन करेंगे DGFT के बारे में, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, इसके बारे में बात करेंगे. हम बात करेंगे स्कीम्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स 2018 से लेकर के अभी तक की जो मॉडर्न स्कीम्स हैं उनके बारे में, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के बारे में, फ्री ट्रेड जोन के बारे में और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बारे में बात करेंगे. यहाँ पर कुछ बुक्स भी सजेस्ट की गई हैं. इन केस यू वांट टू कंसल्ट, यू वांट टू टेक सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, यू कैन प्रिफर दीज बुक्स. बिमल जायसवाल एंड कमल की बुक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन की. RL वार्ष्णेय की बुक है, सुल्तान चंद जायसवाल और बिमल जायसवाल द्वारा लिखी कंबाइंड बुक है. इसके अलावा जस्टिन पॉल की इंटरनेशनल बिजनेस की मैक्रो पब्लिकेशन की एक बेहतरीन बुक है जिसको आप प्रिफर कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए. नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग जो है यूनिट 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे. यूनिट 1 में हम जानेंगे क्या क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए. तो यूनिट 1 को इन पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है. पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन टू द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड डायरेक्शन एंड कंपोजिशन, एक्सपोर्ट प्लानिंग, एडाप्टेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और पैकेजिंग क्या होता है. इसके अलावा हम एक्सपोर्ट मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे कि क्या मार्केटिंग प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं जबकि हम एक्सपोर्ट करते हैं. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एंड एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. इसमें क्या प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होती है, इन पे डिस्कशन किया जाएगा. इनको टर्म्स, दीज आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कॉमर्शियल टर्म्स. इंटरनेशनल लेवल पे जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है तो इनको टर्म्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इस इम्पॉर्टेंट रोल को जानने और समझने के लिए ही हम इनको टर्म्स को प्रॉपरली स्टडी करेंगे. इसके अलावा लास्ट 50 to 70 ईयर्स में क्या ट्रेड पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो फॉरेन ट्रेड्स को लेकर के कंसीडर की गई हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. पूरी यूनिट को हम लोगों ने बेसिकली 3 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है. पहला क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया विद इट्स डायरेक्शन एंड कंपोजिशन. दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस एक्सपोर्ट प्लानिंग एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग इन डिटेल. ऑल्सो डिस्कस द प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इनको टर्म्स और एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे.
ये तीनों क्वेश्चंस बेसिकली एक कंक्लूसिव क्वेश्चन के तौर पे बनाए गए हैं यूनिट नंबर 1 से। अगर आप यूनिट 1 के इन 3 क्वेश्चंस को प्रॉपरली स्टडी करेंगे, जिस तरीके से कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और उसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक एवरेज मार्किंग मिलने के पूरे चांसेस हैं। आप जो केवल पास होना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा कंसिड्रेशन होगा, और एक जनरल नॉलेज के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये सारा कंटेंट अच्छे तरीके से मिलेगा। बट इन केस अगर आप इसको वास्ट स्टडी करना चाहते हैं तो जो बुक्स इसमें सजेस्ट की गई हैं आप उनको भी प्रिफर कर सकते हैं, और इन नोट्स के थ्रू आपको इसके बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आज हम लोग क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या है। डिस्कस फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया विद इट्स डायरेक्शन एंड कॉम्पोजिशन। हमें ये जानना है कि भारत में फॉरेन ट्रेड क्या है, कैसे हुआ, और इसका डायरेक्शन या इसकी दिशा क्या है, और इसका कॉम्पोजिशन क्या है, या किस किस चीज़ से मिलकर के ये बना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसमें फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ऑल द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम इंडिया। At the level of central government, it is administered by the Ministry of Commerce and Industry. Foreign trade accounted for 48.8% of Indian GDP in 2017. इसमें जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है जो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया है, इसको अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दोनों तरीक़ों से अगर स्टडी करें तो हम ये पाते हैं कि अर्ली बिफोर इंडिपेंडेंस भी हमारे पास भारत में ट्रेड का एक बड़ा एस्पेक्ट था। जैसा कि हम लोग देखते हैं, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी आई हो, चाहे फ्रांसीसी आए हों, चाहे डचेज आए हों, इन सब ने कंट्री में आकर के अब ट्रेड को कहीं ना कहीं स्टार्ट किया, और इस ट्रेड के थ्रू हम लोग जो है आगे बढ़े। हमारी कंट्री के साथ ट्रेड में ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस हुई। अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और फिर इंडिपेंडेंट एरा की बात करते हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि ट्रेड में हमको लगातार चेंजेस देखने को मिले, बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटी हमने अपने ट्रेड के कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ को समय दर समय बहुत ज़्यादा चेंज किया। इसमें जो बताया गया है कि फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ऑल द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से हम बाहर की कंट्रीज़ में जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और जो भी वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इनके बीच में एक जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में देखने को मिलता है। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया को अगर हम यहाँ पर स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं तो हम इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में बांटते हैं। जब हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करते हैं तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एट द टाइम इन अर्ली 16th सेंचुरी देयर वर फ्रांसीसीज, डचेस एंड पोर्तुगीज, दे केम टू इंडिया एंड दे ट्राइड टू convince people from the country so that they can easily trade in the nation. But after a long time, continuous trading between the countries, among the countries like Franceses, Portuguese and Englishmen, they came to India and there was a time to trade. उसके नतीजा ये हुआ कि हमको यहाँ पर एक बड़ा ट्रेडिंग मार्केट जो है इस्टेब्लिश मिल गया। जो अर्ली 17th में एक शानदार रिवॉल्यूशन हुई थी, इंग्लैंड की ग्रेट रिवॉल्यूशन, उस रिवॉल्यूशन में जो है नए मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ का डेवलपमेंट हुआ और ट्रेड के नए डायरेक्शंस की शुरुआत हुई। फिर हमको ये देखने को मिला कि जो हमारा डिप्लोमेटिक एक रवैया था, अप्रोच थी ट्रेड को लेकर के, वो बिफोर इंडिपेंडेंस में उतनी बेहतरीन नहीं थी, क्योंकि उस समय कॉलोनियल फॉर्म्स में जो है इंग्लिशमैन दे वर एग्जिस्टिंग, फ्रांसीसी एंड अदर पीपल दे वर एग्जिस्टिंग एट वेरियस प्लेसेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जिस तरीके से उनका कॉलोनाइजेशन था, तो कॉलोनाइजेशन के हिसाब से उनकी मैन्युफैक्चरिंग्स होती थी और वो अपने अपने क्षेत्रों में ट्रेड करते थे, और जहाँ पर क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते थे, क्लैशेस एंड वॉर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे, क्योंकि इसमें जो है जो ट्रेड होता था उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, चाहे वो ज़मीनी स्तर पर हो चाहे समुद्री लेवल पर हो, एक दूसरे से क्लैशेस थे, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, यानी ट्रांसपोर्टेशन को बहुत सपोर्ट नहीं मिल पाता था। भारत में भी इस तरीके से ही एक कंडीशन क्रिएट हो गई थी, बट यहाँ पर यह था कि अर्ली 17th सेंचुरी में जो है इंग्लिशमैन दे वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द नेशन, तो इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ भारत में भी इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स को बहुत तेज़ी से ग्रो कराया, जिसकी वजह से जो है कई जगह पे, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे जकार्ता हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो अमेरिकन कॉलोनियल सेंटर्स हों,
वहाँ पर इन सब की प्रेजेंस की वजह से बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स जो है डेवलप होने शुरू हो गए। और ये जो ट्रेड डेवलप होने शुरू हो गए, क्योंकि भारत में इंग्लिशमैन का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, एग्जिस्टेंस था, दैट्स वाई यहाँ से भी ट्रेड के बड़े बड़े आइडियाज़ जो है जनरेट होने शुरू हो गए थे। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट और आइडिया था, इसमें रशिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक आते आते रशिया, अमेरिका और सभी यूरोपियन देश, इसके अलावा साउथ एशियन और नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ मिलकर के एक बड़ा ग्रुप डेवलप हो गया जिसमें ट्रेड्स इजीली होने लग गए। अब ये ट्रेड अलाइनमेंट को लेकर के भी थे, नॉन अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर के भी थे, क्योंकि इन ट्रेडों में बहुत सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती थी जो कि अलग अलग इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्टैंडर्ड सिचुएशंस को वेरी करती थी, जिसकी वजह से ट्रेड में कहीं ना कहीं चीज़ें अप्स एंड डाउन्स के साथ मेज़र की जाती थी। अगला पॉइंट जो हम इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एक्सपोर्ट प्लानिंग, एडाप्टेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड पैकेजिंग। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही बात बताई कि जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करती है तो इसमें जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो ये पार्ट होता है कि एक कंट्री का गुड्स अगर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है तो उसको दूसरे देश की कंट्री किस कंडीशन में एक्सेप्ट करने को तैयार होती है। एक्सपोर्ट प्लानिंग के पहले हमको ये जानना होगा कि हम अपने गुड्स को ग्लोबल लेवल पर ले जाने के लिए कैपेबल हैं या नहीं हैं। अगर कहीं ना कहीं हम कैपिटल या मैन पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोडक्ट्स को उस लेवल का नहीं बना पाते हैं कि वो ग्लोबल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए तैयार है, तो हम उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्ट करवाने के काबिल नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स को लेकर के कुछ चेंजेस किए जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट के काबिल बनाने के लिए जो है हम इसमें एडाप्टेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और पैकेजिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को कंसिडर करते हैं। जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, एक्सपोर्ट प्लानिंग की, तो एक्सपोर्ट प्लानिंग में हमारे सामने सबसे पहले बात आती है कि क्या हमारा जो गुड्स है वो हमको इतना कैपेबल बनाता है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करके जा कर के जो है उस गुड्स को या उस प्रोडक्ट को सोल्ड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, क्या वो इंटरनेशनल मार्केट या फिर वो लोग जिस कंट्री में हम उस प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करने जा रहे हैं, क्या वो हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तीसरी चीज़, इन केस हमारा प्रोडक्ट अगर एक्सेप्ट नहीं होता है तो क्या कमियां हमारे प्रोडक्ट में रह गई हैं जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं किया गया। इस कंडीशन को दिमाग में रखते हुए ही हम एक्सपोर्ट प्लानिंग करते हैं। और इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी कंट्री किसी भी प्रोडक्ट को सोशियो कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक, टेक्निकल, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिन पर कि उन प्रोडक्ट को जो है एनालाइज करती है कि किसी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन उस प्रोडक्ट को लेकर के सस्टेनेबल है या नहीं है, किसी कंट्री की जियोग्राफिकल कंडीशन उस प्रोडक्ट को लेकर के सस्टेनेबल है या नहीं है, या फिर वहाँ का कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है। अब फॉर एग्जांपल इफ़ यू विल टॉक अबाउट एप्पल, तो आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों में ही भारत में एप्पल का स्कोप ज़्यादा हुआ, वो भी तब जब एप्पल ने अपने प्रोडक्ट को जो है बहुत ही नॉमिनल प्राइस में ला करके मार्केट में डाला दूसरे एंड्रॉयड्स के कंपैरिजन में। जब 20,000 तक के सेट भारत में जो है आना शुरू हुए तब जाकर के ही हमने जो है एप्पल को ख़रीदना शुरू किया। व्हेन इट वाज कॉस्टली एंड वर्दी वाज मोर देन 1 lakh rupees or 80,000 rupees, we were not able to buy that product, and that was not, and India's market was not that much influential to the products of Apple. But nowadays, because there is a competition in the market, and sometimes Indian people, they are good enough to buy a product up to the range of 20,000 or 30,000, and in that case we can find it that Apple is a kind of product जो कि हमको स्टैंडर्ड एक प्रोवाइड करता है और एक स्टेटस सिंबल का जो है टैग देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर एप्पल कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है किसी और कंट्री में ला करके कर रही है और सस्ते प्रोडक्ट्स को बना करके हमारे देश में बेच रही है, तो कहीं ना कहीं उसने मार्केट रिसर्च की, उसने ये एनालिसिस किया कि भारत की मार्केट में भी हमारे लिए प्लेस है, बस हम उस प्रोडक्ट को उस क्षमता तक लेकर के जाएं कि भारत के कस्टमर्स जो है उस प्रोडक्ट को खरीद सकें। यही एडाप्टेशन है। एडाप्टेशन में हम बेसिकली कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जिन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं उसमें जानना आवश्यक है।
प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? इसमें सेल द सेम प्रोडक्ट एट एज यू आर करेंटली सेलिंग इन डोमेस्टिक मार्केट टू ऑल योर फॉरेन टारगेट मार्केट्स। अगर आप अपने प्रोडक्ट को जैसा कि आप अपनी कंट्री में बना रहे हैं उसी टारगेट के साथ जो है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड आउट करते हैं तो ये प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन होता है। अच्छा, चूंकि प्रोडक्ट आप अपनी कंट्री में बना रहे हैं और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं, तो चूंकि प्रोडक्ट में आप कोई वेरिएशन नहीं चाहते हैं और प्रोडक्ट आपका वही है जैसा कि आप अपनी कंट्री में बना रहे हैं, तो ये एक स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाना पड़ता है। ग्लोबल बनाने का मतलब आपको अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ऐसे करनी पड़ती है कि वो ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाए। लाइक हम अगर बात करते हैं, एक ग्लोबल ब्रांड है कोका कोला, एवरीवन नोज अबाउट इट। कोका कोला इज ए ग्लोबल ब्रांड और अमेरिकन कंपनी है, लेकिन नाउ ए डेज वी कैन सी दैट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन मोस्ट ऑफ द कंट्री, ऑल द कंट्रीज of United Nations organization, in every country Coca-Cola is existing, and the reason behind it is Coca-Cola is a global brand। तो बस फ़र्क कहाँ पर आता है कि जब आप प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो उसकी वी इंडियन पीपल वी यूज़ टू लव द स्वीट, यू नो, जो आपका जो है मीठा प्रोडक्ट होता है, ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उसको हम पीना पसंद करते हैं। बट अमेरिकन्स यही कोका कोला बहुत ही लाइट स्वीट के साथ प्रिफर करते हैं। जापानीज़ वो भी बहुत लाइट स्वीट के साथ प्रिफर करते हैं डाइट कोक के कॉन्सेप्ट पे। तो अलग अलग तरीके के कल्चर में अलग अलग प्रोडक्ट जो है प्रिफर किया जाता है, और चूंकि इसका अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रोल होता है, तो ये कोका कोला कंपनी वाले अपने ब्रांड्स को उस कंट्री की चॉइसेस और प्रायोरिटी के हिसाब से ही तैयार करते हैं। इसीलिए प्रोडक्ट तो नहीं बदलता है, प्रोडक्ट वही रहता है। यानी एक ये नॉन एल्कोहलिक बेवरेज है, एक ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट्स में जिस तरीके से ये बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में ये अलग अलग कल्चर और वहाँ के टेस्ट को फॉलो करते हुए तैयार किया जाता है। दूसरी बात करते हैं हम प्रोडक्ट एडाप्टेशन की। मॉडिफाई द प्रोडक्ट टू मीट द नीड्स ऑफ फॉरेन इन्वायरमेंट, यानी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में ले जा करके वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से मीट कराना। अगर इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट की नीड जो है या नेसेसिटी जो है अगर चेंज करने के बाद एक्सेप्टेबल होती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम एडाप्टेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट्स मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स, लाइक अगर हम किसी प्रोडक्ट को जो है इंटरनेशनल मार्केट में लेकर के जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को लेकर के क्या कह रही है। क्या जैसे अभी कुछ दिन पहले मैगी बैन की गई थी क्योंकि उसमें लेड का कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया गया था। गवर्नमेंट के स्टैंडर्डाइजेशन या फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो खरी नहीं थी, इसलिए मार्केट से ज़्यादातर मैगी को वापस बुला लिया गया था क्योंकि उसमें लेड कंटेंट बहुत ज़्यादा था। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट आप इंटरनेशनल मार्केट में उतार रहे हैं तो वहाँ जिस कंट्री में भी आप उस प्रोडक्ट को लेकर के जा रहे हैं तो वहाँ की कंट्री के हिसाब से वो सूटेबल है या नहीं है। दूसरी चीज़ देखते हैं इलेक्ट्रिकल करंट स्टैंडर्ड्स, यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, इलेक्ट्रिकल गुड्स है तो उसका करंट स्टैंडर्ड क्या है। जैसे इंडिया में नॉर्मली 240 एम्पियर की जो है करंट जो है प्रोवाइड होती, जो हम लोग के घर हैं उनमें 240 एम्पियर्स तक का जो है प्रोडक्ट कैपेबल होता है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग हाई लेवल करंट प्रोफाइल को प्रिफर नहीं करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में अगर हम चले जाएं तो हम देखेंगे इससे भी कम स्टैंडर्ड पे बहुत ही कम लाइट डेंसिटी के साथ जो है इसको यूज़ किया जाता है। वहीं कुछ मेज़रमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। मेज़रमेंट स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि हम लोग किलोग्राम में, हम लोग जिन कुछ चीज़ों को किलोग्राम्स में, कुछ चीज़ों को लीटर्स में, या कुछ चीज़ों को जो है डिफरेंट लेंथ में जो है मेज़र करते हैं। तो जो मेज़र स्टैंडर्ड्स हैं, जो वेइंगिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे कॉन्सेप्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है कंट्री के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से जब हम प्रोडक्ट की चॉइसेस में चेंज करते हैं, प्रोडक्ट की जो नीड्स हैं फॉरेन इन्वायरमेंट के हिसाब से उसमें जब चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम प्रोडक्ट एडाप्टेशन कहते हैं। वहीं पे हमको एक तीसरी चीज़ भी इसमें जानने को मिलती है कि इन्वेस्ट इन एंड डेवलप अ टोटली न्यू प्रोडक्ट फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इस केस में क्या होता है
कि हम देखते हैं अगर हम किसी प्रोडक्ट को किसी नई मार्केट में लेकर के जा रहे हैं और वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया या फेलियर हो गया, तो एक बड़ा जो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल हम लगाते हैं उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस रहते हैं. इन दैट केस व्हाट वी डू, we used to prefer a new product development. Every new product introduces in a new market, and from there if it performs good, it goes to the growth phase, then to a standard phase, and ultimately go to the decline phase after a long time. Because if country and the culture of the country accepted the new product aspect, in that case we can take over or we can control over a new export market. तो हम एक नई मार्केट को जो है कंसीडर कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना टेक ओवर कर सकते हैं. आइए अब बात करते हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन में. मैंने आपको तीसरी बात बताई थी पैकेजिंग की. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर के लिखी गई हैं, उनको जरा देख लेते हैं. Given the limited resources and competitive strength of most companies, it is unlikely that your company would be able to tackle both a new market and invest in new product development simultaneously. इनका मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेशनल कंट्री में इन्वेट करते हैं या जाकर के अपने प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं, तो एक नया बाज़ार और आपका नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट दोनों का एक साथ होना भी आप टैकल कर सकते हैं अगर आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है. मीन्स इफ़ यू आर अ गुड कॉम्पिटिटर इन अ न्यू मार्केट ट्रेंड एंड न्यू मार्केट क्राइटेरिया, देन यू कैन easily treat with not only with the good market but new market product capacity also. It is also very seldom that companies can enter a foreign market without adopting their products at all. ये भी कभी देखा गया है कि कंपनीज जो है फॉरेन मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अडॉप्ट किए बिना भी एंटर करती हैं. अपने प्रोडक्ट को अडॉप्ट किए बिना कैसे एंटर करती हैं? वही एक नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करती हैं. तो इस तरीके से जब कोई कंपनी जो है एंटर करती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो भी वो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर ही आता है, क्योंकि आपने अपने बेसिक प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी उसको छोड़ दिया और उसके अलावा आपने नए प्रोडक्ट को कंसीडर किया है. यूजुअली सम फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट नोटिफिकेशन इज़ नेसेसरी. इसको जो है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कहते हैं. यानी आपने प्रोडक्ट को अडॉप्ट किया, प्रोडक्ट एडाप्टेशन, इंटरनेशनल मार्केट ने आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट तो कर लिया बट कुछ डिफ्रेंशिएशन के साथ. यानी आपने उसमें माइन्यूट चेंजेस कर दिए, उसकी बेसिक टेंडेंसी में कुछ चेंजेस कर दिए और वो चेंजेस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्ट कर लिए गए. अगर वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं तो इस प्रोसेस को आप प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन कहते हैं. प्रोडक्ट एडाप्टेशन में ही प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन आता है. आगे हम देखते हैं कि द रियलिस्टिक चॉइसेस एट योर डिस्पोजल. आपकी क्या क्या जो चॉइसेस हो सकती हैं जो डिस्पोजल की वजह बन सकती हैं. मेक ओनली द मिनिमम ऑफ चेंजेस टू योर प्रोडक्ट टू मीट द नीड्स ऑफ फॉरेन मार्केट प्लेस. इसका मतलब यह है कि फॉरेन मार्केट प्लेस में आप अपना जो प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हैं उसमें उसकी बेसिक क्वालिटी मतलब उसकी जो रियल टेंडेंसी है, उस प्रोडक्ट की रियल टेंडेंसी के साथ आप ज़्यादा चेंजेस ना करें. लाइक इफ़ वी आर यूजिंग, कोई हम सॉल्टी नमकीन यूज़ कर रहे हैं एंड पीपल दे डू नॉट लाइक सॉल्टी, और आपने उसको पूरे तरीके से मीठे में कन्वर्ट कर दिया, तो इट कैन बी अ ड्रास्टिक कॉन्सेप्ट टू कंटिन्यू विद द कंटिन्यूटी विद योर प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट, क्योंकि आपने उसकी बेसिक टेंडेंसी को बदल दिया है. दूसरी चीज़ होती है मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस टू योर प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू मीट द नीड ऑफ फॉरेन मार्केट प्लेस. दूसरी बात यह है कि आपका प्रोडक्ट या तो आप पूरे तरीके से जो है वहाँ के कस्टमर और वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को कन्वर्ट करें, या फिर आप उसमें बहुत मिनिमम चेंजेस करें और उसको मार्केट प्लेस के हिसाब से अडाप्टेबल बनाने की कोशिश करें. इन दोनों में से जो भी कंडीशन आपके लिए सूटेबल होती है, आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लेकर के जा सकते हैं. तो आज हमने जिस टॉपिक पे बात की है उसमें हमने ये देखा कि फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया क्या है, यानी वर्तमान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के फॉरेन ट्रेड के कॉन्सेप्ट भारत के कैसे वर्क करते हैं, जिसमें हमने प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में भी बहुत शॉर्ट में बातें की और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से ये जो है वर्क करता है. इसके अलावा हमने ये भी जाना कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए कैपेबल कैसे बनाया जा सकता है, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में कितना ज़्यादा इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है. अगर
ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है तो क्या क्या पॉसिबल चेंजेस होते हैं एडाप्टेशन में, क्या क्या पॉसिबल चेंजेस होते हैं प्रोडक्ट के मॉडिफिकेशन के लिए, या फिर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए। आज के लेक्चर में फ़िलहाल स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत जल्दी आगे डिस्कशन करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क।